तीसरी पहर ढल चली। औरतें अपने अपने घर के काम काज में लग गईं। किसी ने अपना चरखा अलग रख आटा छानना शुरू किया, किसी ने अपनी सिलाई समेत गाय भैंसे धोने का काम शुरू किया, किसी ने चूल्हा जलाना शुरू किया, तो कोई घड़े मटकेले पानी भरने कुएं की तरफ चली। पनघट पर पनिहारिनों के झुंड आ रहे थे। कोई घड़ा सिर पर रख कर पनघट जा रही थी, तो कोई कलश लिए वापस आ रही थी। पनघट पर कोई मिट्टी के घड़े को धो रही थी, तो कोई समृद्ध घर वाली अपने पीतल के कलश को मांज रही थी। कोई डोरी से डोल बांध कुएं से पानी खींच रही थी, तो कोई अपनी सहेली से चुहल कर रही थी। कोई अपने घर की बात कर रही थी, तो कोई पराए घर के किस्से सुना रही थी। कोई बेचारी घूंघट निकाले हुए, आंसू पोंछती हुई अपनी सास ननद के दिए हुए तानों का ब्यौरा देते हुए उन्हें गाली निकाल रही थी। कोई अपनी गुजरी अल्हड़ जवानी के किस्से सुना रही थी। दिन ढलता जा रहा था। पनघट पर भीड़ कुछ कम पड़ी। जो थोड़ी बहुत लड़कियां वहां बच गई, वो जल्दी जल्दी पानी भरने में लगी। कहीं देर हो गई तो माँ बाप सास ननद को क्या जवाब देंगी, क्या बहाना बनाएंगी। वहीं दो सखियां भी जल्दी जल्दी पानी खींचने में लग रही थी। एक का पीतल का खाली कलश मंजा मंजाया चमचम करता जमीन पर पड़ा था। वो अपनी सहेली का घड़ा भराने में मदद कर रही थी। उसके कानों में सोने की बालियां, गले में सोने का चौड़ा हार, कमर में सोने की जंजीर और पैरों में चांदी की भारी पायलें बता रही थी कि लड़की किसी संपन्न घर की बेटी है। कलाइयों में सोने की चूड़ियां, लेकिन हाथी दांत का चूड़ा नहीं, जिससे स्पष्ट था कि लड़की कुंवारी है। मुंह की कांति से तेज चमक रहा था। लड़की की उम्र कोई 17-18 साल के आसपास। ललाट पर एक बड़ा गोलाकार सिंदूर का टीका। दूर से ही देखने वाला अंदाज लगा ले कि लड़की चारण परिवार की है। लड़की ने कुएं से पानी की डोल खींची और अपनी सहेली के घड़े में पानी डालने लगी। पीछे से आवाज आई, प्यास लग रही है, जरा पानी पिला दो। आदमी की आवाज सुन उसने पीछे देखा। एक आदमी पानी पीने के लिए ओक लगाए खड़ा है। पास ही उसके जंतर नामक वाद्य यंत्र पड़ा है, जिसके ऊपर उसने मोर पंख अटका रखा है। आदमी की उम्र यही कोई 22-23 साल की। बाल बिल्कुल सूखे, सांवला रंग, मुंह पर चेचक के बड़े बड़े दाग, गर्दन पर मैल जमा हुआ, पैरों में पहनने को जूते तक नहीं। लड़की ने इस कुरूप जवान को देख मुंह फेर लिया। अपनी सहेली की तरफ मुंह बनाकर बोली, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। प्यास लग रही है, जरा पानी पिला दो, बहुत दूर से आ रहा हूं। कहते हुए नौजवान ने 1-2 कदम आगे लिए। चारण की लड़की ने नाक चढ़ाते हुए कहा, बस बस वहीं खड़ा रह, आगे मत बढ़, मेरे कलश से छू जाएगा। कलश से छू भी जाऊंगा तो क्या होगा? कोई नीच जाति का नहीं हूं, ऊंची जात का हूं, चारण कुल का बेटा हूं। सैनी बाई, ये तो तुम्हारी ही जाति का निकला। लो बेचारे को पानी तो पिला दो। मुस्कुराते हुए सहेली ने सैनी को धीरे से धक्का मारते हुए कहा। सैनी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरी जात का है तो क्या हुआ? मुझे तो इसकी सूरत देखने से ही घृणा आती है। तू ही पिला दे इसे पानी। सैनी की बात सुन जवान की नज़र सैनी की केसर कुमकुम जैसे रंग की कलाई पर पड़ी। फिर उसने अपने हाथ की ओर देखा। काले खुरदरे नाखून बढ़े हुए। गायों भैंसों का काम करते करते उसके हाथ कड़े और खुरदरे हो गए थे। अनायास ही उसकी नज़र सैनी के पैरों पर जा लगी। कोमल कंचन वर्णी, और उसके खुद के पैर काले गंदे धूल से भरे हुए। सैनी के बोल बीझानद को बहुत बुरे लगे। उसका मुंह फेरना और भी बुरा। लेकिन बीझा अपनी हालत को, अपने चेहरे को जानता था। निसास लेकर बोला, रूप और कुल देना तो भगवान के हाथ है। भगवान गोरा काला सुंदर कुरूप जैसा गढ़ देता है, आदमी उसे बदल नहीं सकता। आदमी के हाथ तो गुण सीखना और अच्छे कर्म करना है। ये 2 बातें देखकर किसी पर घृणा करो तो कुछ बात भी हुई। भगवान की दी हुई सूरत से घृणा करने से क्या? भगवान ने कृपा की, उसने आपको सुंदर बनाया। उसकी मर्जी थी, उसने मुझे कुरूप बनाया। खैर, प्यासा हूं, पानी तो पिला दो। ये कह बीझा ने पानी पीने के लिए होठों के नीचे हथेली रख ओक लगाई।
गंदे पीले दांतों को देख सैनी ने कहा, क्यों नहीं, जैसे तेरे दांत चमक रहे हैं शायद वैसे ही तेरे गुण भी चमकते होंगे। सैनी की सहेली ने सैनी का कलश ले बीझा को पानी पिलाने के लिए उठाया तो सैनी बोली, मेरे कलश से पानी मत पिला, अलग से लोटा भर कर लाती हूँ, फिर पिला देना पानी। सैनी अपना कलश अलग रख पानी का लोटा भरने कुएं की तरफ गई। इतने में कौवा आकर सैनी के कलश पर बैठ गया और इससे पहले कि उसे उड़ा पाए कौवे ने पानी में चोंच डाल ही दी। बीझा से नहीं रहा गया, बोला, कौवा भी आदमी से बेहतर हो गया। काला कौवा भले ही कलश से पानी पी ले, लेकिन उस कलश को सांवले रंग का आदमी छू तक भी नहीं सकता। केवल रंग ही काला नहीं है, कभी शीशे में अपनी शक्ल भी देखी है। सैनी पानी का लोटा छोड़ कलश सिर पर उठा अपनी सहेली के साथ पनघट से रवाना हो गई। रास्ते में सैनी की सहेली ने मजाक की, सैनी, भगवान करे तुझे उस जैसा ही सुंदर वर मिले। सैनी ने कहा, ऐसे आदमी को तो मैं अपनी गाय भैंसों का गोबर उठाने के लिए भी ना रखूं। बीझा ने पानी पी लोटा वहीं छोड़ अपने गाय भैंसों को जा संभाला। वो अपने गांव बैणप में गाय भैंसे चराता, अपनी भी और गांव के दूसरे आदमियों की भी। गाय भैंसे चराने के कोई उसे पैसे दे देता, कोई अनाज दे देता और कोई कुछ नहीं तो कोई बात नहीं। आखिर उसकी ज़रूरतें ही क्या थीं? अकेला आदमी, न कोई आगे न पीछे, सुबह शाम की 2 रोटी और नमक मिर्च की चटनी, उसके लिए तो यही पर्याप्त था। बीझा अपनी जिंदगी से बड़ा खुश था, बड़ा संतुष्ट था। वो गाय भैंसों को सुबह लेकर निकल जाता, अच्छी चराई की जगह उन्हें छोड़ देता, पशु दिन भर चरते रहते और बीझा किसी पेड़ के नीचे बैठ जंतर में खो जाता, अपनी सुध बुध खो बैठता। वो जब जंतर बजाने लगता तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो कौन है, कहाँ है, कितना समय गुजर चुका है, कब दोपहर ढली, कब शाम हुई। उसके गाने की अलाप और राग सुन, जंतर की धुन सुन, आसपास के हिरण उसके पास इकट्ठे हो जाते, मंत्रमुग्ध हो वहीं खड़े रहते। अपनी बांबियों से सांप बाहर निकल आते और जैसे उसकी अंगुलियां यंत्र के तारों पर आगे पीछे होती तो उन्हीं के साथ साथ वो अपने फन हिलाने लगते। बीझा अपने संगीत में इतना खो जाता कि उसे कुछ पता नहीं रहता कि पशु पक्षी उसके पास खड़े हैं। उसकी स्वर लहरी से पशु पक्षी भी मस्त हो सुध बुध खो बैठते। शाम पड़े जब गाय भैंसे अपने अपने घर जाने के लिए रंभाती तो बीझा की मस्ती टूटती। वो अपने जंतर को कंधे पर रखता और गायों भैंसों को हाँकता हुआ गांव ले जाता। गाय भैंसे भी बीझा को इतना प्यार करती थीं जितना बीझा उनको। कोई उससे अपनी गर्दन खुजलाने के लिए सिर आगे करती तो कोई उसे हल्का सा धक्का देकर अपने पुट्ठे पर हाथ फिरवाती, कोई सिर खुजलाने के लिए गर्दन आगे करती। बीझा ने हर पशु को अलग अलग नाम दे रखे थे। वो पशुओं को उनके अलग अलग नाम से पुकारता और प्यार से उनके साथ बातें करता उन्हें गांव ले जाता। पशुओं के गले में बंधी घंटियां गोधुली बेला में धीरे धीरे बजती और बीझा को लगता मानो मंदिर में भगवान की आरती हो रही है। इस बार बीझा के गांव बैणप में भयंकर अकाल पड़ा। बीझा अपने पशुओं को ले अच्छी चारागाह ढूंढने निकला। चलते चलते वो गिरनार पर्वत के नीचे बसे गोरियावली गांव में पहुंचा। रास्ते में पनघट नजर आया तो पानी पीने वहां चला गया। पानी मांगते समय सैनी ने उसे देखा, उसकी सूरत से घृणा की, चेहरा शीशे में देखने को कहा। इसकी कसक बीझा के दिल में रह गई। वो सोचने लगा, दुनिया में असली चीज क्या है? रूप, धन, गुण। सैनी के पास रूप है, धन है, मेरे पास न रूप न धन। रूप तो मेरे में आता ही कहाँ से? 4 मही का छोड़कर माँ मर गई। धरती ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कौन नहलाता, कौन धुलाता, कौन खाना खिलाता, कौन मुझे संभालता? जंगल के वृक्ष की तरह धरती पर पैदा हुआ, उसी की तरह बड़ा हुआ। और धन, धन तो शायद मैं कमा लेता, लेकिन मुझे कभी धन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरा धन तो गाय भैंसे हैं, उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। गुण,
शायद गुण मेरे पास हैं, गाने का, जंतर बजाने का, और जो सुख मुझे इस गुण में मिलता है न वो मुझे रूप में मिलता न धन में। जो आनंद जंतर बजाने में है, क्या वो आनंद चांदी के रुपयों में है? मेरा रंग काला है, शक्ल भद्दी है, क्या इसी से सैनी को मेरे से घृणा हो गई? सैनी ने मेरा गुण नहीं देखा, उसने मेरा बाहरी काला कलूटा रंग रूप ही देखा है। उसने मेरा उज्ज्वल अंतस नहीं देखा, लेकिन उसकी भी क्या गलती। उसने मेरा गाना नहीं सुना, मेरा बजाया हुआ जंतर नहीं सुना। हो सकता है शायद वो मेरा गुण देख ले, मेरा गुण सुन ले, तो वो मेरे से इतनी घृणा नहीं करे। बीझा ने एक बार अपना गुण सैनी को दिखाने सुनाने की ठानी। वो उसी गांव में अपने गाय भैंसों को लेकर रुक गया। वेदाचारण का भरा पूरा घर, 300 भैंसें, सुबह शाम भैंसों का दूध निकले तो मानो बारिश की झड़ी लगी हो, दही बिलौने लगे तो मानो बादल गरज रहे हों, दूध दही की नदियां बहे। धन माल से वेदा का घर पट रहा। गांव का मुखिया, उसके घर में 5 आदमी आते 10 जाते। सैनी, वेदा की एक ही संतान, उसकी शादी के सैकड़ों प्रस्ताव आए, लेकिन वेदा को कोई भी संबंध पसंद नहीं आता, कोई न कोई नुक्स निकाल देता। सैनी सुबह जल्दी अपनी सहेली बैणी के साथ पनघट पर पानी भरने गई। इधर से बीझा भी पनघट पर आया, हाथ में जंतर लिए, फटी झोली में बाजरे के कुछ दाने लिए। सैनी, जरा रुक, मेरी एक बात तो सुन। सैनी रुकी नहीं और मुंह फेर आगे बढ़ती गई। बीझा बोला, मेरे से घृणा कर, मेरा मुंह भी मत देख, इसके लिए मैं तुझे मना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात तो सुन। तुझे क्या कहना है? बस इतना ही कि तू इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जा और कुछ देर मेरा गाना सुन। ज्यादा देर नहीं, पाव आध घड़ी ही सही। आंखें बंद कर लेना, मेरी भद्दी शक्ल मत देखना, केवल मेरे गुण देखना। शायद तुझे एहसास हो कि मेरा अंतस इतना काला नहीं है जितना मेरा ऊपर का रंग। सैनी बिना जवाब दिए आगे बढ़ती गई। बीझा ने उसका रास्ता रोकना चाहा। सैनी को गुस्सा आया। बाजरे के दाने मांगता फिरता है और मजाल ये कि मेरा रास्ता रोकता है। सैनी ने धक्का दिया। बाजरे के दाने रास्ते में बिखर गए। चिड़ियां बिखरे बाजरे के दाने चुगने लग गई। हल्की हल्की धीमी धीमी पवन बह रही। आकाश में पंछी उड़ रहे, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे। सैनी सिर पर खाली कलश लिए पनघट की ओर चली। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी इसके अगले एपिसोड में।